यूपीएससी का चेयरपर्सन कौन? आरएसएस से आएगा। एनटीए का चेयरपर्सन आरएसएस से आएगा। तो जो काम पर्दे के पीछे हुआ करता था वो लीगल कर दिया गया। तो पहले तो ये दोनों वक्ता बैठ के तय कर लें, आप अच्छा देश को आरएसएस के वो एविडेंस दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी बातें कही गई हैं। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं आप? गई हैं? आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में। बस कि जो आप जब शाखा में गई नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? इतना ना चिल्लाइए, अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे रिजवान अहमद ने कंचना यादव को डिबेट में धो दिया है, क्योंकि कंचना यादव आरएसएस पर से जो बैन हटाया गया कि अब से आरएसएस में सरकारी कर्मचारी भी हिस्सा ले सकेंगे, जिस पर कंचना यादव और उनकी पार्टी कुछ ज़्यादा ही चिढ़ी हुई नजर आ रही थी डिबेट में, जिस पर रिजवान अहमद ने तर्क के साथ बोलना शुरू किया तो यह लोग बौखला गए, पर रिजवान अहमद के सामने कुछ भी जवाब नहीं दे पाए, जिस पर रिजवान अहमद ने अच्छे से धो दिया है अपनी भाषा में। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। देखिए अमित जी, जो काम पहले पर्दे के पीछे हुआ करता था वो पर्दे के सामने लीगली कर दिया गया है, यही हुआ है। अच्छा मत करिए, हकीकत है। यूपीएससी का चेयरपर्सन कौन? आरएसएस से आएगा। एनटीए का चेयरपर्सन आरएसएस से आएगा। वाइस चांसलर आरएसएस से आएगा। प्रोफेसर जो आरएसएस से जुड़ा हो, आरएसएस के यहाँ जाता हो, संघ में शाखा लगाता हो, उनकी लाठी उठाता हो, हाफ पैंट पहनता हो, उनको प्रोफेसर बनाए जाएंगे। तो जो काम पर्दे के पीछे हुआ करता था वो लीगल कर दिया गया। लेकिन आपने जो गिनवा दिए कि आंदोलन किए थे, आपातकाल में किए थे, उसका इस बात से कहाँ लेना देना है कि जो संविधान में जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर का, उस सेपरेशन ऑफ पावर का ये सीधा सीधा मिसयूज है। मिसयूज कैसे है कि आज आरएसएस को आप एक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो ना, दरअसल वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कम नहीं है। बिना आरएसएस के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, बिना आरएसएस के बीजेपी चल नहीं सकती। तो बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी, जब दोनों इक्वल हैं तो ये कैसे उनको राइट है को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आईएएस आईपीएस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर जाकर जुड़ पाए? इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से सीधे सीधे जुड़ना हो गया, जिसको हमने देखा अभी उत्तर प्रदेश का। इन्होंने आकलन किया था कि हमने इसलिए हारा क्योंकि सिविल सर्वेंट जो थे, ऑफिसर्स जो थे, हमारा साथ नहीं दिए। क्यों देते आपका साथ? इसका मतलब आप चाहते हो कि सिविल सर्वेंट जो है, जो डीएम है, एसडीएम है, जो बूथ मैनेजर है, जो सब कुछ है वहां पर, वो आपका साथ दे। वो एक वक्ता ने ये बोला कि ये चीज तो हमेशा से होती आई है और ये तो सिर्फ पर्दा हट रहा है, ये तो पहले से चल रहा था। और दूसरा वक्ता ये कह रहा है सम्मानित कि अब इस फैसले के बाद नए कौन कौन से काम होंगे। तो पहले तो ये दोनों वक्ता बैठ के तय कर लें कि ये सिर्फ पर्दा हट रहा है, पहले से आरएसएस वाले बड़े बड़े पदों पर, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, डीएम, आईएएस, कमिश्नर, सेक्रेटरी बन चुके हैं, या अब से बनने शुरू होंगे। एक तो इन दोनों में आपस में यह कंफ्यूजन है। दूसरा, इन्होंने बंच ऑफ थॉट का मेंशन किया। बंच ऑफ थॉट मैंने भी पढ़ी है। इन्होंने कहा कि साहब आरएसएस इकोनॉमिकल बेस्ड रिजर्वेशन की बात करती है, तो ये इस मंच पर बैठकर बोल दें कि देश में इकोनॉमिकल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो गलत है। जो अगाड़ी जाति के लोग गरीब हैं, जो वंचित हैं, उन्हें इस भारत में कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आज बैठकर ये बोल दें कि हम आरएसएस की इस नीति के खिलाफ हैं। तीसरी बात, और अपनी बात खत्म करूंगा, जरा फंडामेंटल राइट। रिजवान भाई आप बोल दीजिए कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के आप खिलाफ हैं, जो इस किताब में लिखा हुआ है। बोलिए रिजवान भाई, आप एक करके आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, दोनों वरिष्ठ हैं। सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, मैं नोट कर रहा था ना। और जरा आपने जब संविधान और बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र कर ही दिया है, तो जरा जो आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन की बात करते हैं, अभी मैं उनको पढ़ के निकाल दूंगा। भाई साहब जरा ये देख के देश को बताइए, और अमित जी आप भी वो सेक्शंस निकालिए, 14, 15, 16, 17 दिखाइए देश को कि वहां पर बैकवर्ड कास्ट लिखा है या बैकवर्ड क्लास लिखा है। जनाब संविधान जरा गौर से पढ़िएगा, वहां पर बैकवर्ड क्लास लिखा है, कास्ट नहीं लिखा है।
तो आरएसएस पर उंगली उठाने से पहले उस आर्टिकल का संशोधन करवाइए और क्लास की जगह वहां पर कास्ट लिखवाइए। पढ़िए खोल के कि कास्ट लिखा या क्लास लिखा है। जी जवाब किदवाई साहब। देखिए अमीर जी, रिजवान भाई जो हैं वो बातों को घुमाने में माहिर हैं। मैं बंच ऑफ थॉट्स का जो जिक्र कर रहा हूं उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल लिखा हुआ है और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस की उसमें मुखालिफत की गई है। तो मैं रिजवान भाई से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये आरएसएस के इतने बड़े हिमायती हैं और इस किताब को मैंने तो पेज नंबर भी बता दिया, आप 2 मिनट में गूगल कर लीजिए, तो फिर क्या आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? तो इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों है भाई? क्या ये मान के बैठे हैं कि जितने सरकारी कर्मचारी ये सब तुरंत आरएसएस की शाखा में जाने लगेंगे? इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों है आप लोगों में? दूसरी बात मैं याद दिलाता हूं कि इनको अपना इतिहास याद नहीं है। फराज साहब को अगर अपना इतिहास याद होता तो माननीय मुलायम सिंह की किताब पढ़ते, चौधरी चरण सिंह जी की किताब पढ़ते। 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद किसने जनता पार्टी बनवाया था? जब लोक दल से लेके चरण सिंह की पार्टी सब मर्ज करके एक जनता पार्टी बनी थी, किसकी भूमिका थी? ये आरएसएस की भूमिका थी कि कांग्रेस की तानाशाह सरकार को हटाने के लिए सब मिलो। ये आरएसएस था जिसने राष्ट्र निर्माण कर फंडा दिया था, जिसको आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था। उस वक्त तो बलराज मधो का बाकी लोग आपके गुरु होते थे। ये तो किताब में लिखा हुआ है ना, मेरे किताब में नहीं, चौधरी चरण सिंह की किताब में लिखा हुआ है कि आरएसएस की सक्रिय भूमिका थी, तभी जनता पार्टी की सरकार बन पाई है। जनता पार्टी बनी, आप लोगों ने तो आरएसएस को उसका गोद में बैठाया हुआ था। इमरजेंसी के दौरान जब आप जेल में थे, आपके समर्थक जेल में थे, जो घूम घूम के जनता को इकट्ठा करना, सूचनाएं एकत्र करना, इधर उधर भेजना, कौन करता था? अरे यहां तक कि परिवारों को, समाजवादियों के परिवारों को सूचित भी, समाजवादी के परिवारों को सूचित भी आरएसएस करता था। ये किताबों में जिक्र है, इतिहास में जिक्र है। कैसे अभी जो प्रदीप जोशी जी को बना है यूपीएससी का चेयरपर्सन, जो रिजाइन करके गया है, इन्हीं के टाइम पर सबसे ज्यादा जो सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए, कौन है पूजा खेड़कर? क्यों नहीं ये जांच करवा पाए? एक मौका मुझे दें आप मेरे कार्यक्रम में 30 सेकंड का, तो बेहतर होगा। अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेकुलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में, जहां आरक्षण बस मुझे पता था मुबारक हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जब शाखा में गई नहीं है, आप नागपुर गई नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है? एक मिनट आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए, अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश हैं? इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए, शांति। ये बताइए कंचना जी आपको चांस मिला, अब रिजवान अहमद को 30 सेकंड तो दे दीजिए। विवेक उसके बाद वेट कर रहे हैं। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक जी। आप जो कह रही हैं कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था, जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी। और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। ये एक समय है और वक्त है, और वक्त के साथ आदमी बदलता है। कल नहीं मानते थे, आज मानने लगे। क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें?
कंचना यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये लोग हमेशा से आरएसएस के विरोधी रहे ही हैं, जबकि आरएसएस हमेशा देश हित में सबसे आगे खड़ा क्यों न रहे, उसके बाद भी यह लोग आरएसएस को कभी भी अच्छा नहीं बोल सकते हैं। और इन लोगों को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग रहा है जब आरएसएस से बैन हट गया है तो, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सामने से आरएसएस से लड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये लोग चाहते हैं किसी तरह बदनाम करके आरएसएस से जीतने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हर जगह जब सामने रिजवान अहमद जैसा कुछ समझदार व्यक्ति होता है तो ऐसे ही अपनी धुलाई कराते हैं ऐसे लोग। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहाँ मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।